हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि हम हमारे तीन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कैसे वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे हम उनको डिराइव करेंगे, हम बनाएंगे कि हमारे जो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम थे वो कैसे होंगे। फिर उनके हम अंदर बात करेंगे हम, जो कि उनके ग्रेडियंट था, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड उनका जो लाप्लासियन यानी कि जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर है उसकी भी हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समराइज़ कर लेते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो देखिए कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के जो निर्दिष्ट तंत्र होते हैं, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पी, u1, u2 एंड u3। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए तीन कर्व्स होते थे, कौन कौन से, u1, u2 एंड u3 कर्व, जो कि कुछ इस प्रकार से होता था। ठीक है, ये हो गया u1, u2 एंड u3, और जहाँ पे ये कट करते हैं वो कौन सा पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब देखिए कि अगर हमने लाइन एलिमेंट की बात करें तो देखिए कि u1 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट होगा वो क्या होता है, dl1, और उसकी वैल्यू क्या थी, h1 du1। और u2 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, dl2, जो कि होगा h2 du2। एंड u3 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट है वो होगा dl3 इक्वल्स टू h3 du3। ठीक है, और अगर हम अब इनकी बात करें सरफेस एलिमेंट की, इनके कर्ल डाइवर्जेंस के बारे में, तो उसमें हम देखेंगे तो सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट एंड ग्रेडियंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कि सरफेस एलिमेंट क्या होता है, ds1 कितना हो जाएगा, h2 h3 du2 du3, और उसका जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, E1 कैप के अलोंग होगी। और ये जो E1 E2 कैप है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप, क्या थे इनके, यूनिट वेक्टर्स थे। ठीक है, जो कार्टेशियन जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे उसमें सरफेस एलिमेंट आया है, कैसे वॉल्यूम एलिमेंट, उसका ग्रेडियंट भी निकाल रखा है, डाइवर्जेंस भी, कर्ल और जो लाप्लासियन, उन सब का हमने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। अब आपके जो सामने है वो उनके पूरे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब इनसे हम क्या करेंगे कि हम हमारे सिस्टम के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, जो कि पहला कौन सा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड सेकंड कौन सा होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और थर्ड होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे एकदम पूरा तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि हमारे पास तीन एक्सिस होती है, जो कि एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और जो जहाँ पे ये कट करती है वो पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि u1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स, u2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई, एंड u3 की जगह क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, एंड जो इनकी अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग होता है के कैप। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ई वन कैप है वो क्या हो जाएगा, आई कैप, ई टू कैप क्या हो जाएगा, जे कैप, एंड ई थ्री कैप क्या हो जाएगा, यहाँ से के कैप हो जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ये तीनों चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट अगर हम देखिए कि हमने इसमें क्यूब बनाया, ठीक है, तो इस क्यूब में देखिए कि यहाँ पे तीन टाइप की सरफेसेस होगी, कौन कौन सी होगी, एक तो होगी सरफेस एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक होगी वाई इक्वल्स टू जीरो, एक होगा जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अब इन पे एक्स इक्वल्स टू जीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1, वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, C2, एंड जेड इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, C3। तो ये देखिए कि तीनों जो प्लेन है, अब देखिए कि यहाँ पे C1 क्या हो सकता है, जीरो हो जाएगा, जीरो होते कौन सी प्लेन बन जाएगी, ये वाला प्लेन बन जाएगा। ठीक है, और
जीरो नहीं होगा। जब सी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा। ऐसे ही अनेक सारे प्लेन यहाँ पे बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ पे बन सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन इस वाई एक्सिस के लॉन्ग बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स क्या हो सकते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग बन सकते हैं, अगर हम इनकी C1 की वैल्यूज चेंज करते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 टाइप ऑफ सरफेसेज यहाँ पे रहेगी, ठीक है, 3 सरफेसेस, ठीक है। 3 प्रकार की यहाँ पे सरफेसेस कौन सी होगी, देखिए जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो हम क्यूब बनाएंगे उसमें वो तीनों टाइप की सरफेसेस यहाँ पे शो हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट की बात करूँ तो देखिए कि मैंने माना कि यहाँ पे पी पॉइंट है, पी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होगी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो पी पॉइंट होंगे यहाँ पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। एंड कार्टेशियन जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो पोजीशन वेक्टर था वो कितना होता था, आर इक्वल्स टू होता था आर वेक्टर u1 u2 एंड u3, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर की हमने बात करी थी, वो कितना होता है, वो होता है E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 एंड DU3, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इनकी बात करें H1 H2 एंड H3 की, तो H1 हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड होता था डेल आर अपॉन डेल U1 एंड H2 क्या होता था, डेल आर अपॉन डेल U2 सेकेंड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, एंड H3 इक्वल्स टू होता है डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनके स्केल फैक्टर हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास डी आर वेक्टर हो, ठीक है। तो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दी पोजिशन वेक्टर, देखिए अगर पोजीशन वेक्टर की हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, कि अगर मैं इस पी पॉइंट को हल्का सा डिस्प्लेस करूं कहीं पे भी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस होगा, डी एक्स, एंड वाई एक्सिस में मैं हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो कितना होगा, डी वाई, एंड जेड एक्सिस में अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डी जेड, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, आई कैप, वाई के अलोंग क्या होता है, जे कैप, एंड जेड के अलोंग होता है के कैप। तो मेरा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डी आर इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसके लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो H1 और H2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट द वैल्यूज ऑफ स्केल फैक्टर्स आर, देखिए H1 की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल U1, U1 की जगह क्या होगा, डेल एक्स, ठीक है, कोमा H2 क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई, एंड H3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, ठीक है। तो इनके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें यहाँ पे, अब अगर देखिए कि डी आर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ तो देखिए कि इस अगर डी आर का मैं डी एक्स के रेस्पेक्ट यहाँ पे करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इन सब के रेस्पेक्ट क्या मिलेगा, 0। सो द H1 विल बी 1, एंड H2 क्या हो जाएगा, डी वाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा प्लस 0 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1, एंड H3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और डी जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए जो स्केल फैक्टर्स होंगे वो कितना होगा, H1 भी कितना होगा, 1, और H2 भी कितना होगा, 1, एंड H3 भी कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड अब अगर हम दूसरे बात करें कि वेक्टर की, है ना, वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोई भी वेक्टर अगर ए होगा उसको हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में शो करना होगा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ए एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स के अलोंग उस वेक्टर का कंपोनेंट है, वाई क्या है, ए वाई क्या है यहाँ पे, वाई के अलोंग उस वेक्टर का कंपोनेंट है ए वाई, एंड जेड एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट हो जाएगा उस वेक्टर का ए जेड। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लासियन यानी कि डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, अगर इन तीनों की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो वो क्या क्या हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो देखिए हमारे पास हमें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट का हमने देख लिया था। ठीक है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास है सभी तीनों जो चीज़ें हैं वो हमारे पास है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, लाप्लासियन है। हमने h1 की वैल्यू निकाल ली थी, हमने u1 की वैल्यू हमें पता है, हमने e1 की वैल्यू निकाल ली थी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली क्या करना है, इनकी जगह वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नाउ ग्रेडियंट विल बी, सो डेल फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ये हो गया ग्रेडियंट। अब अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, और कर्ल की अगर हम बात करेंगे तो कर्ल कैसे निकालेंगे, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो कर्ल क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, फिर लाप्लासियन की अगर हम बात करेंगे डेल स्क्वायर फाई, वो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये चारों क्वांटिटीज़ हमने निकाली कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट से। हमने क्या क्या सिंपली वैल्यू पुट करी है, और वैल्यू क्या क्या थी देखिए कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या थी, h1 इक्वल्स टू 1, h2 इक्वल्स टू क्या था 1 एंड h3 इक्वल्स टू 1। e1 कैप की जगह क्या हो जाएगा आई कैप, e2 की जगह क्या हो जाएगा जे कैप, e3 के लिए क्या हो जाएगा के कैप, एंड u1 की जगह x, u2 की जगह क्या हो जाएगा y एंड u3 की जगह हो जाएगा z। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ये तीनों निकाली। अब देखिए कि जैसा कि जो e1 और e2 e3 के लिए जो एक्सप्रेशन फॉलो कर रहे थे वही आई कैप एंड जे कैप एंड के कैप के लिए करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि i1 के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा, जे के साथ क्या होगा 1 होगा, के के साथ क्या होगा 1 होगा, एंड बाकी अदर के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, जे कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की तो क्रॉस के लिए क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वैसे ही जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा 0, एंड के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन आई क्रॉस जे इक्वल्स टू कितना होगा के कैप, जे क्रॉस के विल बी आई कैप एंड के क्रॉस आई विल बी जे कैप। और अगर इनका अपोजिट होगा है ना, एंटी साइक्लिक होगा, तो वो क्या हो जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप विल बी माइनस के कैप। ठीक है, तो साइक्लिक एंड एंटी साइक्लिक कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आई कैप जे कैप एंड के कैप, अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ठीक है तो ये तो हो गया साइक्लिक। यानी कि अगर आप आई का जे के साथ करेंगे तो के मिलेगा, के का आई के साथ करेंगे तो जे मिलेगा, तो इस साइकिल में चलेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आप इसके अपोजिट साइकिल में चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो हमने इसी प्रकार से जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और वो सभी देख लेते। अब अगर हम बात करें सरफेस एलिमेंट्स की, इसी में बात करें सरफेस एलिमेंट तो वो कितना हो जाएगा, देखिए ds1 क्या हो जाएगा dy dz आई कैप, ds2 कितना होगा इसके लिए
जेड डी एक्स जे कैप एंड डी एस थ्री हो जाएगा डी एक्स डी वाई के कैप। और वॉल्यूम एलिमेंट की अगर बात करें तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा इसके लिए, वो हो जाएगा डी वी विल बी डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, तो हमने क्या किया कि बेसिकली जो हमने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट के लिए जो पढ़ा था, हमने सबसे पहले फाइंड आउट की H1 H2 H3 की वैल्यू, E1 E2 E3 की वैल्यू, और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे U1 U2 U3 उनकी वैल्यू हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट की। और उन सभी एक्सप्रेशंस के लिए जो हमने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट किए थे, जिसमें कि ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, तो उसके लिए हमने उनकी वैल्यूज़ पुट की, जिससे कि हमें अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ये वो सब वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अप्लाई करना होगा तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो दूसरा है यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसा कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, वैसा ही हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या फ़र्क रहेगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हमने अपने स्पेस में एक क्यूब को माना था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर के रूप में हम उसको मानेंगे। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ यूँ प्रकार होगा। तो देखिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया है। ठीक है, और उस सिलेंडर के पास देखिए यहाँ पे भी कितने टाइप की सरफेस होगी, 3 टाइप की सरफेसेस होगी। एक तो ये वाली सरफेस होगी, एक ये जो पूरी कर्व वाली सरफेस थी इसके अलोंग, है ना, और थर्ड सरफेस होगी यहाँ पे अंदर एक हम सरफेस इमेजिन करेंगे जो कि उसके अंदर सरफेस होगी जो कि उस फाई एंगल पे मूव करेगी। यानी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अगर हम बात करें U1 U2 U3 के लिए, तो U1 होता है यहाँ पे रो, U2 होता है यहाँ पे फाई एंड U3 होता है यहाँ पे जेड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दो तो है पोजीशन के कोऑर्डिनेट जो कि रो एंड जेड बताया था, और एक है यहाँ पे एंगल का कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट P पॉइंट के लिए पोजीशन बतानी होगी तो उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, रो कोमा फाई कोमा जेड। ठीक है, किसी भी P पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, रो फाई जेड। यानी कि अगर मैं किसी, देखिए इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि माना कि हमारे पास जो 3D स्पेस है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब आपको क्या करना है कि किसी एक P पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो हम क्या करते थे, कुछ डिस्टेंस x चलते थे, फिर कुछ डिस्टेंस y चलते थे, फिर कुछ z डिस्टेंस चलते, तो हम P पॉइंट तक पहुंच जाते थे। ठीक है, तो वो तो सिस्टम था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्फेरिकली, यानी कि हम स्पेस को कैसे कंसिडर करेंगे, एक सिलेंड्रिकल कंसिडर करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम कुछ डिस्टेंस चलेंगे रो। ठीक है, हम रो डिस्टेंस पे आ गए, तो ये हम डिस्टेंस चले रो। अब हमने क्या किया कि कुछ यहाँ से देखिए कि जो एक्स एक्सिस है हमारी, जो एक्स एक्सिस है उससे कुछ एंगल पे, है ना, कुछ एंगल बना के चले। ठीक है, फाई एंगल हो सकता है कि हम यहाँ पे इस प्रकार चलते तो ये कुछ एंगल और ज़्यादा हो जाता, तो वो भी क्या होता, फाई होता। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचे। अब हमने रोड डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, फाई पहुँच गए। अब हमें जाना है ऊपर, यानी 3D में जाने के लिए हम चलेंगे जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो जेड एक्सिस पे हम यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पहुँचेंगे हम पॉइंट। तो ये हमारा जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए हम यहाँ से मूव किए, रो चले। ठीक है, फिर हमने फाई एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ इस फाई एंगल पे, तो फाई हो गया। एंड ऊपर जाने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट लगा, जेड कोऑर्डिनेट। यानी कि P पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अब रो फाई और जेड हो गया। ठीक है, इसको देखिए आप ऐसे भी समझ सकते, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो देखिए इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, इससे हमने फाई एंगल बनाया, फिर हम रो डिस्टेंस चले, फिर हम जेड डिस्टेंस चले, तो हमारे पास P पॉइंट पहुंच गए, हम P पॉइंट तक पहुंच गए, और P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, रो फाई जेड। अब ठीक है, तो इतनी बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनकी डायरेक्शन के लिए, तो अगर इनके यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो E1 क्या हो जाएगा, रो कैप, E2 क्या हो जाएगा, फाई कैप, एंड E3 होगा यहाँ पे जेड कैप। ठीक है, तो तीनों हमारे जो यूनिट वेक्टर्स थे वो भी हमें आगे कौन कौन से थे, सिलेंडर के लिए कौन कौन सा होगा, रो कैप एंड फाई कैप, एंड E3 क्या हो जाएगा, जेड कैप।
एंड इनको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि E1 कैप को क्या लिख सकते हैं हम, ई डॉट रो हो गया, ठीक है। E2 कैप क्या हो जाएगा, E5 कैप, ठीक है। एंड E3 कैप क्या हो जाएगा, EZ कैप, ठीक है। इन नोटेशन से भी हम इनको दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में पढ़ा था कि उसकी पोजीशन कितनी होगी, R इक्वल्स टू होती है R वेक्टर U1 U2 एंड U3, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा DR होगा वो कितना होगा, E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3, ठीक है। अब अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट निकालें तो पोजीशन तो हमें पता है, पोजीशन कितनी हो जाएगी R, देखिए यहाँ पे 4 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। R कितना हो जाएगा, रो कोमा फाई कोमा जेड। एंड डिस्प्लेसमेंट DR वेक्टर, उसे जानने के लिए देखिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब हमें निकालना पड़ेगा। अब अगर हम इस P पॉइंट को हल्का सा डिस्प्लेस करें, यहाँ से इस P पॉइंट को हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो देखिए कि रो में तो कितना हो जाएगा, हल्का सा D रो चेंज हो जाएगा, है ना। और जेड में भी कितना हो जाएगा, हल्का सा DZ चेंज हो जाएगा। लेकिन इस फाई के साथ कितना चेंज होगा वो देखिए, तो देखिए कि जो रो में चेंज आया था, यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे चले रो, अगर उसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी रो हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी रो हो जाएगी। और जेड के साथ अगर हम हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो उसको कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। लेकिन देखिए कि फाई के साथ अगर हम एक यहाँ से पहले हम यहाँ थे, फिर अगर हम यहाँ पे चले, है ना, तो ये एंगल कितना हो गया, D5 हो गया, है ना। पहले फाई एंगल से D5 एंगल, तो ये रो थी, तो लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हो जाएगा, रो इंटू D5 हो जाएगा। यानी कि अगर इस कर्व की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रो D5। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो गया डी रो, और दूसरा कौन सा हो गया, रो D5, एंड थर्ड कौन सा हो गया, DZ, ठीक है। अब ये तीनों अपने यूनिट वेक्टर के अलोंग होंगे, और इनकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं डायग्राम दिखा दूं आपको। तो ये देखिए कि किस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर्स जो हमारे थे यूनिट वेक्टर उनको समझ सकते हैं कि रो की डायरेक्शन में देखिए कौन सा, रो की डायरेक्शन में ई रो, है ना, ई रो हो गया। और जेड की डायरेक्शन कौन सा हो गया, ई जेड के पे। और फाई जैसे ये एंगल है, इस एंगल के अलोंग हम चलेंगे तो इस एंगल के अलोंग कौन सा हो जाएगा, ई फाई हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब आएगा, हम डिस्प्लेस्ड कितना हुए, देखिए कि डी आर विल बी कितना होगा, डी रो कौन सी डायरेक्शन में, ई रो कैप में, प्लस रो D5, देखिए कि रो D5 हम किस में चलें, देखिए यहाँ से रो D5 डिस्प्लेस्ड हुए हम किस डायरेक्शन में, E5 कैप में। सो E5 कैप प्लस DZ किस डायरेक्शन में, EZ कैप में। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अब यहाँ से हम H1 H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो H1 क्या हो जाएगा, देखिए कि H1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन कितना, डेल रो, ठीक है, U1 के रेस्पेक्ट में। तो डी रो है, डी रो से डी रो हो जाएगा कैंसिल, तो H1 आ जाएगा 1। एंड H2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए कि डेल आर अपॉन डेल फाई। तो डेल फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि रो तो बाहर आ जाएगा कॉमन, और डेल फाई D5 से डेल फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितने का, रो। एंड H3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, DZ, है ना, डेल आर अपॉन डेल जेड। तो वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि DZ का डेल जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ H1 इक्वल्स टू 1, H2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो, एंड H3 विल बी 1। ये तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड यहाँ से अगर हम देखेंगे कि इनके ऑर्थोगोनल जो कंडीशन थे यूनिट वेक्टर की, तो वो भी हो जाएगी उनकी तरह सेम हो जाएगी, यानी कि ई रो डॉट ई रो विल बी 1 एंड ई कैप रो डॉट ई कैप फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बाकी सभी कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें रो क्रॉस ई कैप फाई की, तो क्या आ जाएगा, रो फाई से क्या हो जाएगा, ई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेम ही कंडीशंस को फॉलो करेंगे जो कि कर्वीलिनियर के लिए फॉलो होती थी, क्योंकि तीनों क्या है यहाँ पे, तीनों देखिए यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो उनकी ऑर्थोगोनलिटी की जो कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, जो ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस थी, उनकी अगर हम वैल्यूज़ निकालें
तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले देखें वेक्टर, ए वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा, देखिए ई रो की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ई रो कैप प्लस ए फाई किसकी डायरेक्शन में ए फाई कैप प्लस ए जेड ई जेड उसकी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कि हम बात करें डेल फाई डेल डॉट ए कर्ल के लिए एंड लाप्लासियन के लिए फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो डेल फाई विल बी ई रो कैप डेल फाई अपॉन डेल रो प्लस ई फाई कैप अपॉन में रो। ठीक है, H2 की वैल्यू क्या थी? रो थी, डेल फाई अपॉन डेल फाई। ठीक है, इसको हम कैपिटल फाई लिख देते हैं। ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो इस फाई के साथ, प्लस में ई कैप जेड डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, और डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1/रो डेल रो ए रो अपॉन डेल रो प्लस डेल ए फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल रो ए जेड अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल जेड। ठीक है, तो ये हो गया डाइवर्जेंस की वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्ल के लिए, सो द कर्ल इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/रो ई कैप, ये हो जाएगा रो फाई एंड जेड के लिए। सो द डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल फाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहाँ पे एक रो आएगा एंड फिर हो जाएगा ए रो ए फाई एंड ए जेड। ठीक है, लाप्लासियन की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/रो डेल रो इंटू डेल फाई अपॉन डेल रो। ठीक है, प्लस में हो जाएगा 1/रो स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये लाप्लासियन की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हम जो चारों एक्सप्रेशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो वो हम इनको यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, उसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको सोल्व करना है। अगर आपको जो वेक्टर फील्ड गिवन है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो रिजल्ट है ये याद रखने हैं और उनको वहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आए कहाँ से, वो आए हमने कहाँ से ड्राइव किया इनको, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जिनमें कि हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली थी। वो क्या क्या आई थी कि H1 क्या था 1 एंड H2 क्या था, यहाँ पे रो एंड H3 क्या आया था 1 आया था एंड E1 क्या था ई रो कैप एंड E2 क्या था E5 कैप एंड E3 है यहाँ पे EZ कैप। ठीक है, और U1 है रो, U2 है फाई एंड U3 है यहाँ पे Z। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यू हमने पुट की, जिससे कि हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सरफेस एलिमेंट की, सरफेस एलिमेंट्स, तो वो कौन कौन से होंगे, देखिए कि DS1 कितना हो जाएगा, रो डी फाई डी जेड, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ई रो कैप, और DS2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डी रो डी जेड, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ई फाई कैप, एंड DS3 होगा यहाँ पे रो डी फाई, और डायरेक्शन हो जाएगी ई जेड कैप। एंड वॉल्यूम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा रो डी फाई एंड डी जेड।
ठीक है। तो ये तो होगी टोटल, जो जितनी भी हमने बात हम कर सकते थे उतनी हमने कर ली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की। जो जो कंपोनेंट, जो जो एलिमेंट्स हमें निकालने थे वो हमने सब निकाल लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, थर्ड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि जो एक्सिस है एक्स वाई जेड, उसमें हम क्या करेंगे, एक स्फेयर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उस स्फेयर में हम एक पॉइंट देखेंगे पी, और उसकी हम पोजीशन निकालेंगे, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उससे हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट करेंगे, वहाँ से हम H1 H2 H3 निकालेंगे, और उस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम जितने भी जो किसी वेक्टर के लिए उसका डाइवर्जेंस, कर्ल या फिर जो ग्रेडियंट है वो हम सब फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि एक तीन एक्सिस हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, उसमें हमने एक स्फेयर को कंसिडर किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट पी रखें तो उस पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सो द कोऑर्डिनेट फॉर पी हो जाएंगे आर कोमा फाई, या फिर आर कोमा थीटा कोमा फाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पोजीशन का कोऑर्डिनेट है और दो कौन से एंगल के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये किस प्रकार होगा कि देखिए कि जो हमारा पॉइंट पी है ना, इस पॉइंट पे हमें रीच करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, फाई एंगल बना के, ठीक है। फाई एंगल बना के हम मूव किए, ठीक है। एंड कितना मूव किए, आर मूव किए। अब यहाँ से थीटा एंगल है ना, जो जेड एक्सिस के साथ हम थीटा एंगल के साथ मूव करेंगे, तो वो हमने मूव किया। तो हम कितना मूव किए, हमने जो टोटल डिस्टेंस है वो आर मूव की, जो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है, एंड एक्स एक्सिस के साथ क्या है, फाई एंगल पे है। यानी कि हमने क्या किया कि सबसे पहले तो देखा कि वो जो पॉइंट है पी, वो किसी जेड एक्सिस से कितने एंगल पे है, ठीक है, ये यहाँ से, और फाई एक्सिस से कितना लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये फाई एंगल से कितना चेंज हो गया, एक्स एक्सिस से कितना चेंज हो गया, ये फाई हो गया। और यहाँ से डायरेक्ट ओ से जो डिस्टेंस है आर है वो कितनी होगी, तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है उसकी जो वो आ जाएगी कितनी, आर विल बी, सो द पोजीशन वेक्टर आर वो किसका फंक्शन हो जाएगा, आर कोमा थीटा कोमा फाई, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर की बात करूँ तो मैं अगर यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस्ड करूँगा, इसको मैं यहाँ से डिस्प्लेस्ड करूँगा तो डी आर, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें यू वन वो कितना हो जाएगा आर, U2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थीटा, एंड U3 इक्वल्स टू फाई, ठीक है। और E1 कैप वो कितना हो जाएगा ई आर के डायरेक्शन में, एंड E2 कैप कितना हो जाएगा ई थीटा की डायरेक्शन में, एंड E3 कैप हो जाएगा ई फाई की डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे कि हमने आर के डायरेक्शन में मूव किया तो वो हो गया ई आर कैप, और फाई के डायरेक्शन में देखिए यहाँ से एक जो फाई है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा ई फाई, जैसे कि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखा था। एक नया अब आएगा जेड, जो कि देखिए थीटा के एंगल में, तो यहाँ से देखिए ये हो गया ई थीटा। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब अगर हम निकालें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो डी आर वेक्टर वो कितना हो जाएगा। अब देखिए मैं इस पी पॉइंट को यहाँ से हल्का सा मूव करूँ तो आर की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होगा, डी आर, ठीक है। हल्का सा डी आर डिस्प्लेसमेंट हमने की आर की, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, ई आर कैप, ठीक है। थीटा के साथ देखिए कि अगर मैं इस आर को चेंज करूँगा तो थीटा के साथ कितना चेंज हो जाएगा। देखिए ये थीटा कहाँ से है, आर है यहाँ से, और थीटा के अलोंग क्या हो जाएगा कि पहले ये यहाँ था, और अगर थीटा के साथ अगर मैं यहाँ से अब यहाँ पे चलूँ तो कितना हो जाएगा, डी थीटा चेंज होगा, लेकिन ये आर था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे ई थीटा कैप, ठीक है। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया आर डी थीटा कैप में। अब अगर मैं बात करूँ फाई के साथ में, तो देखिए कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस जो आर है इसका हम इस प्लेन में रखेंगे, क्योंकि ये इस जेड जो फाई है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर एंगल है, और ये जो आर डिस्टेंस है वो एक्स वाई प्लेन के बाहर है। तो इसका अगर हम यहाँ पे
प्रोजेक्शन ले, आर का प्रोजेक्शन अगर लें तो यहाँ पे देखिए आर का प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर साइन थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा, तो ये अगर इसको मैं डिस्प्लेस करूँगा तो आर साइन थीटा तो था पहले से, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चलूँ, ठीक है, तो डी फाइव मूव किया मैंने, ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, आर साइन थीटा, है ना। तो जब ये अब इस ताप की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, डी फाई। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई फाई कैप। तो तीनों डायरेक्शन में हमारे डिस्प्लेसमेंट आ गए। अगर हम उसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, अब अगर यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए कि डी आर ई आर कैप प्लस आर डी थीटा ई थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, और ये हो जाएगा ई फाई कैप में, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम क्या निकाल सकते हैं, स्केल फैक्टर निकाल सकते हैं, H1 H2 H3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो H1 विल भी क्या हो जाएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर, जो कि क्या हो जाएगा 1, और H2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो डी थीटा हो जाएगा, बचेगा क्या आर, एंड H3 विल बी डेल आर अपॉन डेल फाई, तो वहाँ से क्या देखिए डेल फाई तो कैंसिल हो जाएगा, और आर साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा। सो H1 H2 H3 की वैल्यू आ गई, एंड U1 U2 की वैल्यू हमारे पास पता है। U1 क्या होगा, यहाँ पे आर, U2 होगा थीटा, एंड U3 है फाई, एंड E1 कैप उसको हम आर कैप या फिर क्या लिख सकते हैं ई आर कैप, एंड E2 कैप क्या हो जाएगा, थीटा कैप बोल दो या फिर उसको बोल दो ई थीटा कैप, एंड E3 कैप कितना हो जाएगा, उसको फाई कैप बोल दो या फिर ई फाई कैप, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे आ गई। अब अगर हम देखें कि डॉट प्रोडक्ट क्यों, जो हमारे यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, ये भी ऑर्थोगोनल होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आर कैप है वो आर कैप के साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थीटा कैप का थीटा कैप के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, थीटा कैप का फाई कैप के साथ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर हम आर क्रॉस थीटा करें तो कितना हो जाएगा फाई कैप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी ये सब फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लासियन के लिए, तो उसके लिए हम देखेंगे कि ए वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो वेक्टर को हम कैसे शो करेंगे, ए वेक्टर होगा ए, उसको हम शो करेंगे ए आर ई आर कैप प्लस ए थीटा ई थीटा कैप प्लस ए फाई ई फाई कैप, ठीक है। तो ये आर के अलोंग कंपोनेंट, ये थीटा के अलोंग कंपोनेंट, और ये फाई के अलोंग इसका कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर उस ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लासियन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम तीनों की बात करें तो ये क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें सीधा फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यूज़, एक्सप्रेशन हमें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए पता है, तो डेल फाई कितना हो जाएगा ई आर कैप डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस ई थीटा कैप, H2 की वैल्यू कितनी है आर है, तो वो कितना हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल थीटा, ठीक है, प्लस में ई फाई कैप अपॉन में H3 की वैल्यू कितनी आर साइन थीटा, तो वो कितना हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल फाई, ठीक है। एंड डाइवर्जेंस की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर स्क्वायर साइन थीटा ए आर अपॉन में हो जाएगा डेल आर प्लस डेल आर साइन थीटा ए थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा डेल थीटा प्लस डेल आर ए फाई अपॉन में कितना हो जाएगा डेल फाई, ठीक है। और अगर कर्ल की बात करें तो कर्ल कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, वो हो जाएगा
ई आर कैप, ई थीटा कैप, ई फाई कैप, ठीक है, और डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा एंड डेल अपॉन डेल फाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा S3 की वैल्यू आर साइन थीटा ई फाई, ठीक है। और ये हो जाएगा ए आर एंड ए थीटा आर साइन थीटा ए फाई, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है। तो H1 H2 की वैल्यू होगी यहाँ पे, एंड ये हो गया कर्ल इसका। फिर नेक्स्ट अगर हम लाप्लासियन की बात करें तो डेल स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल आर, प्लस डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल थीटा, प्लस डेल अपॉन डेल फाई 1 अपॉन साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल फाई। तो ये हो जाएगा इसका लाप्लासियन, ठीक है। यहाँ पे इसका आर भी आएगा, आर साइन थीटा हो गया S3, ठीक है। और सॉरी ये आर तो आर से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, और ये साइन थीटा हो गया, एंड ये आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया इसके लाप्लासियन की वैल्यू, ठीक है। तो चारों एक्सप्रेशन आ गए। अब अगर हम बात करें इसमें इनके सरफेस एलिमेंट की, सरफेस एलिमेंट, तो वो कितना हो जाएगा, DS1 होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी ई आर कैप में, एंड DS2 विल बी आर साइन थीटा डी आर डी फाई, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी ई थीटा कैप में, एंड DS3 विल बी आर डी थीटा, और डायरेक्शन हो जाएगी ई फाई कैप में, ठीक है, ई फाई कैप में। और वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट इसके लिए हो जाएगा DV इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। तो देखिए ये सब बातें हो गई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। अब अगर मैं इन तीनों को समराइज़ करूं तो हमारी एक टेबल बन सकती है, ठीक है। तो उस टेबल में अगर मैं आपको दिखाऊं तीनों ही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हमने कैसे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। तो देखिए कि समरी में हमने देखिए कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए क्या कौन कौन से कर्व होते हैं हमारे पास, U1 U2 U3 और H1 H2 H3 की वैल्यू होती है। तो कार्टेशियन के लिए XYZ और इनकी वैल्यू 1 1 1, और सिलेंड्रिकल के लिए रो फाई जेड और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 रो 1, और स्फेरिकल क्या होगा R कोमा थीटा कोमा फाई और उनकी H1 H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 R और R साइन थीटा। अब देखिए सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन आप सभी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू क्या करेंगे आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने इनको एक्सप्लेन में पूरा समझ लिया था डिटेल में कि कैसे आए थे, हमने कैसे उनको फाइंड आउट किया था, कि मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी, H1 H2 H3 कैसे फाइंड आउट होंगे, उनके स्केल फैक्टर और उनके जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाले थे वो हमने किस प्रकार निकाले थे, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड अगर फिर भी आपको कोई चीज़ में कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, एंड कहीं पर मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो तो भी मुझे आप ज़रूर बताएँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।